हेलो एवरीवन। विवेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, जैसे हमने आप लोगों से बोला था कि हमें जो है हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो अभी हमने दिल्ली सल्तनत काल से स्टार्ट किया है। तो अभी इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत काल के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 20 क्वेश्चन वो हैं जो आपने किसी न किसी जो है एग्ज़ाम में देखे भी होंगे और एग्ज़ाम में आए हुए भी क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। और हम सिर्फ इन क्वेश्चन को ही डिस्कस नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो और बातें हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारे पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप सभी का लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है। लेखपाल का और लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है या अदरवाइज जैसे ही आपके एग्ज़ाम अब शुरू हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए जो है क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बुक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम दिल्ली सल्तनत काल है, फिर हम मुग़ल काल लेकर आएंगे, तो ऐसे ही हमारा मेडिवल हिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेंगे और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर हम एनिसेंट हिस्ट्री, फिर हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो चिंता ना करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ भी गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का निर्णय लिया था। देखो, सुल्तान की बात चल रहा है यानी सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। सल्तनत काल का मतलब क्या होता है? सुल्तानों का काल, इसीलिए हमने इसे दिल्ली सल्तनत काल बोला। अब सवाल यह आता है कि दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। देखो, वैसे तो हम कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत, आता भी क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पहला सुल्तान कौन था, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन वास्तविक सुल्तान कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वास्तविक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। लेकिन क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का निर्णय लिया। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत की यदि हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं, हम सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत काल में, और गुलाम वंश के फिर एक वंश आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, जलालुद्दीन खिलजी, उनके भतीजे थे जिनका नाम क्या था? अली गुरसस्प, जिनका बचपन का नाम, वास्तविक नाम अली गुरसस्प था, जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। और यही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? अलाउद्दीन खिलजी ही दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करेगा, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करेगा। और क्वेश्चन ये भी आएगा कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी मदद से दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, क्वेश्चन ये भी आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर जो विजय प्राप्त की, इसने रामेश्वर तक विजय प्राप्त की। ये रामेश्वर तक इसने शासन किया, शासन नहीं किया, कहेंगे कि एक तरह का विजय प्राप्त करना ही इसका वहाँ पर उद्देश्य नहीं था। इसने लूटपाट भी वहाँ पर बहुत सारी लूटपाट कराई थी, और किसके सहयोग से कराई थी? मलिक कफूर। किसके सहयोग से? मलिक कफूर के सहयोग से, जो कि एक मलिक कफूर इनको कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुजरात से प्राप्त हुआ था मलिक कफूर। और जिस समय इसने अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक कराया, उस समय गुजरात के शासक कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखेंगे, जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर शासन कराता है तो गुजरात पर आक्रमण कराता है, तो गुजरात के शासक कौन थे? कर्णदेव भगेला, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो उस समय कौन थे? कर्णदेव भगेला, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का निर्णय लिया था, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है, ठीक है, ये जाता है। तो किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ही वही शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत काल में किसानों के लिए सबसे ज़्यादा नहरों का भी निर्माण कराया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। देखो, क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत काल में किसानों के लिए सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने किया? तो नहरों के निर्माण की बात करेगा तो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में
सबसे पहली बार नहरों का निर्माण होता है। तो भारत का अकबर, मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक। इसने अपने नाम पर भारत के अंदर 6 नए नगर भी बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ही वो पहला दिल्ली सल्तनत काल का वो शासक रहा है जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? जजिया। ब्राह्मणों पर इसने क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की भी स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही कराई थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को याद रखना भाई, मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखो, खलीफा की बात कर रहे हैं तो खलीफा जो ऑटोमन साम्राज्य था वहाँ के जो खलीफा होते थे, जो व्यक्ति थे जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसारक स्वयं को मानते थे, वही व्यक्ति ये घोषित करते थे कि कौन खलीफा है और किसको हम सुल्तान का टाइटल देंगे। ठीक है, तो किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? इसने किसी से खलीफा के टाइटल नहीं लिया था, इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो ये कौन था? मुबारक खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत काल की गद्दी पर आते हैं मुबारक शाह खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। और मुबारक शाह खिलजी जब गद्दी पर बैठते हैं तो मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसके द्वारा की जाती है? खुसरो के द्वारा। बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल भी रहता है कि भाई मुबारक शाह जो खिलजी था, मुबारक शाह खिलजी की हत्या जो की थी वो बहुत से बच्चों के मन में रहता, गाजी मलिक ने की थी। गाजी मलिक ने इसकी हत्या नहीं की। इसकी हत्या किसने की थी? खुसरो नाम का एक इसी के दरबारी था, उसने इसकी हत्या की। और खुसरो को पद से हटाकर ही गाजी मलिक गद्दी पर बैठा, जो आगे चलकर किसके नाम से जाना गया था? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया। ठीक है, और वह भारत के अंदर तुगलक वंश की भी नींव रखता है। तो ध्यान रखेंगे कि शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो कौन था? मुबारक शाह खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किस शासक ने की थी? देखो, दिल्ली सल्तनत काल में जब हम खिलजी वंश पढ़ते हैं तो खिलजी वंश में हम पाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या होता है कि बाजार नियंत्रण बिल्कुल बिखरा हुआ था। इसलिए बाजार के मूल्य को नियंत्रण करने के लिए इसने एक विभाग भी बनाया था जिसका नाम क्या था? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। ठीक है, इसने ये विभाग बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान ए जो रियासत जो विभाग था, मलिक याकूब को इसका उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, तो बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किस शासक ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अपने बाजार को 3 भागों में बांट दिया था। एक भाग कौन सा था? दासों का बाजार अलग लगता था। ठीक है, अनाज बाजार अलग लगता था। ठीक है, दासों का बाजार, अनाज बाजार और वस्त्र बाजार अलग लगता था। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी से मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। इसने बाजार मूल्य तो नियंत्रण किया, इसने 2 और नए टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, इसने भारत के अंदर 2 और नए टैक्स लगा दिए थे, चराई कर और घरई कर। अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक है जिसने किसानों पर 50% का टैक्स लगाया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा शासक रहा है जिसने किसानों पर 50% जो का टैक्स जो है जारी किया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा शासक था जिसने किसानों पर 50% का टैक्स लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी। दास बाजार, अनाज बाजार, वस्त्र बाजार, इसने ये 3 तरह के बाजार लगा दिए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ही वो व्यक्ति था जिसने सिकंदर ईसानी का टाइटल ग्रहण किया, क्योंकि यह स्वयं को दूसरा सिकंदर बनाना चाहता था। यह पूरे विश्व पर शासन करने का ख्वाब दिख रहा था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि गुल्लुक के उपनाम से कौन सा ऐसा शासक था जो कविताएं लिखता था? गुल्लुक के उपनाम से। तो गुल्लुक के उपनाम से बात आ जाता है कि गुल्लुकी के नाम से कौन था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी होता है सिकंदर लोदी, जो गुल्लुक के उपनाम से क्या करता था? कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी की यदि हम बात करें तो सिकंदर लोदी के बारे में हम देखते हैं कि 1504 ईस्वी में इसने किसकी स्थापना कराई थी? आगरा नगर की स्थापना कराई। आगरा
नगर की स्थापना कराई और 1506 ईस्वी में इसने इसको अपनी क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। 1506 ईस्वी में इसने अपनी इसको क्या बना दिया, राजधानी बना दिया था। किसको, आगरा को। तो ध्यान रखेंगे आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। बहुत से बच्चे इन दो डेटों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो नगर की तो स्थापना की और राजधानी कब बनाई, दोनों में डिफरेंट है। 1504 ईस्वी में इसने यहाँ पर जो है आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बना दिया। और यहाँ पर इसने आगरा के अंदर बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। किसने, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अनाज पर लगने वाला जो टैक्स जकात था उसको इसने समाप्त किया। ठीक है। दूसरा है इसी के शासनकाल में हम देखते हैं कि सिख धर्म जो प्रचार प्रसार हुआ था वो सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में सिख धर्म जो है प्रचारित हुआ था। तो ठीक है, तो गुल्लुक के उपनाम से जो है कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ये क्वेश्चन याद रखना है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो याद रखेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी जब मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, यानी दक्षिण भारत पर जब वो आक्रमण करने के लिए निकलता है, तो उस समय देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र देव। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही यदि हम देखें जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, जो है जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय आंध्र प्रदेश यानी वारंगल के क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक कौन था, कौन सा वंश वहाँ पर रूल किया करता था। तो वंश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अलाउद्दीन खिलजी जिस समय देवगिरी पर आक्रमण करवाता है तो इस समय यहाँ पर कौन सा वंश रूल किया करता था, तो यहाँ पर इस समय यादव वंश रूल किया करता था, यादव वंश। ठीक है, इसके बाद ये कर्नाटक के क्षेत्र पर आक्रमण कराता है, यानी कर्नाटक का जो क्षेत्र था, इस समय जब इसने कर्नाटक पर आक्रमण किया तो कर्नाटक पर जो रूल किया करता था वो कौन सा वंश था, होयसल वंश। कौन सा वंश था, होयसल वंश। और होयसल वंश तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यदि आप देखो तो एनिशिएंट हिस्ट्री में जब आप होयसल वंश को पढ़ोगे, द्वार समुद्रम इस वंश की कैपिटल रही है, द्वार समुद्रम। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर आक्रमण किया था, वारंगल पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ पर कौन सा वंश रूल किया करता था। तो वारंगल पर जब ये आक्रमण करता है तो वारंगल पर काकतीय वंश रूल किया करता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तमिलनाडु के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि मलिक काफूर रामेश्वरम तक आक्रमण करता है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जब इसने तमिलनाडु के क्षेत्र में, रामेश्वरम के क्षेत्र में जब इसने अटैक किया तो उस समय वहाँ पर कौन सा वंश रूल किया करता था। तो कौन सा वंश था, चोल वंश। तो आपको याद रखना है कि देवगिरी पर जब आक्रमण किया गया तो उस समय यादव वंश रूल किया करता था, कर्नाटक पर होयसल वंश और वारंगल में काकतीय और दक्षिण भारत में चोल वंश रूल किया करते थे। और इन्हीं सभी वंशों का अंत किसके द्वारा किया गया था, मलिक काफूर को द्वारा किया गया था। जब मलिक काफूर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला तो दक्षिण भारत में उसने सिर्फ वहाँ पर जो है शासकों से लूटा ही नहीं, जबकि शासकों को ये मजबूर भी किया कि वो आने वाले समय में दिल्ली के अंदर या दिल्ली सल्तनत काल के अंदर दिल्ली के सुल्तान को किसी न किसी प्रकार से टैक्स भेजा करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, रामचंद्र देव। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस शासक को भारतीय इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। तो याद रखेंगे किसको कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश में एक ऐसा शासक जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थशास्त्रीय था, ज्योतिष शास्त्रीय था, खगोल शास्त्रीय था, मैथमेटिक्स ये जानता था। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी इसकी जो रणनीतियाँ थीं वो ज़्यादातर क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। विफल होने का कारण ये भी था क्योंकि इसके शासनकाल में यदि हम देखें तो दिल्ली सल्तनत काल में चांदी की जो कमी हुई, चांदी की कमी के कारण इसने जो निर्णय लिए वो इनको समझ ही नहीं पाया। सबसे पहला इसका निर्णय यदि हम देखें तो ये गद्दी पर जब बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने अपनी कैपिटल को चेंज किया। और कैपिटल ये कहाँ ले गया, ये दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद रखा। लेकिन यदि हम देखें तो यह जब दौलताबाद पहुंचता है तो मध्य भारत से यह उत्तर भारत को कवर नहीं कर पाता है, इसलिए इसका ये राजधानी को चेंज करने का जो फैसला था ये विफल हो जाता है। उसके बाद इसने हम देखते हैं कि ये अपनी राजधानी चेंज करता है, फिर बाद में जाकर ये जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में टैक्स
लगाता है, लेकिन जिस समय ये किसानों पर टैक्स वसूलने की कोशिश करता है, टैक्स दुगना कर देता है, तो उसी समय हम देखते हैं कि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भी क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इसका ये मिशन भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर इसने हम देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया, लेकिन इसके शासनकाल में नकली मुद्रा का प्रचलन हो गया और इसकी सांकेतिक मुद्रा भी क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा फेल होती है, फिर उसका हम देखते हैं कि इसके खुरासान अभियान ये चलाता है, खुरासान अभियान भी इसका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो किस भारतीय इतिहास में किस शासक को भारतीय इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये आता है, ये तो हमें मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि किस, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को किस इतिहासकार ने दिल्ली सल्तनत काल का क्या कहा, पागल सुल्तान कहा। तो किसने कहा था, एलिफेंट सीन। तो याद रखेंगे, ये इतिहासकार का नाम रखेंगे एलिफेंट सीन। तो ये जो एलिफेंट सीन था, इसी ने ही मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था, दिल्ली सल्तनत काल का पागल सुल्तान। ठीक है। और जब हम मुग़ल वंश को पढ़ेंगे तो हम मुग़ल वंश में भी देखेंगे जो जहांदार शाह था, उसे हमारे इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है, उसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, तैमूर लंग कौन था। तैमूर लंग एक तुर्की शासक था। ठीक है, कौन था, तुर्की शासक था तैमूर लंग। और आपका जो तैमूर लंग और चंगेज खां थे, चंगेज खां कौन था, मंगोलियाई था। मंगोलियाई और तुर्कियों के मिलने से यदि हम देखें तो मध्य एशिया में एक नया वंश पनपा था, जिसका नाम क्या था, चगताई तुर्क वंश। और इसी चगताई तुर्क वंश से आगे चलकर हम देखते हैं कि बाबर भारत में आता है, और बाबर 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तो भारत के अंदर क्या करता है, मुगल वंश की नींव रख देता है। और तो बाबर भी किसका वंशज रहा है, तैमूर लंग का वंशज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो हम ध्यान रखेंगे 1398 में यह भारत पर आक्रमण करता है। कौन, तैमूर लंग। सवाल ये भी आता है कि तैमूर लंग जिस समय भारत पर अटैक करता है, उस समय भारत में कौन सा वंश रूल किया करता था। तो कौन सा वंश था, तुगलक वंश। कौन सा वंश था, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का कौन सा शासक इस समय यहाँ पर रूल किया करता था, तो तुगलक वंश का शासक था जिसका क्या नाम था, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही तैमूर लंग भारत पर अटैक करता है और भारत में तुगलक वंश को समाप्त करके भारत में सैयद वंश की नींव रख के वापस चला जाता है। ठीक है। एक खिज्र खां नाम का एक शिया मुस्लिम था जिसको दिल्ली की गद्दी सौंप कर चला जाता है। और कश्मीर के क्षेत्र को यदि हम देखें, पंजाब सिंध के कश्मीर के क्षेत्र को अपने सबसे बड़े बेटे शाहरुख खान को सौंप कर ये भारत से वापस चला जाता है। ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। विरोधों का मिश्रण किसको कहा गया है, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को ही क्या कहा गया है, इसके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा विरोध भी हुए थे। ठीक है। तो विरोधों का मिश्रण भी इसी के शासनकाल को कहा गया है। किसके शासनकाल को, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध कब हुआ। तो चंदावर का युद्ध आप सभी को मालूम है कि 1191 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध। किस किस के बीच होता है चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और किसके बीच होता है, मोहम्मद गौरी के बीच होता है चंदावर का युद्ध और जयचंद। ठीक है। तो याद रखेंगे चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद की हत्या कर दी जाती है। जयचंद कहाँ का शासक था, जयचंद कन्नौज का शासक था। जयचंद कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था। और इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे बैटल ऑफ चंदावर 1194। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई कर किसके शासनकाल में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यदि हम देखें दिल्ली सल्तनत काल में, तो नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किसानों के लिए फिरोज शाह के तुगलक के शासनकाल में किया गया था। और इसी ने ही सबसे ज़्यादा क्या लगाई थी, सिंचाई कर इसने लगाया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो आप सभी को मालूम है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया उसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शन है सीरी का किला। तो ये जो सीरी का किला है, अलाउद्दीन खिलजी सीरी के किले का निर्माण इसलिए कराता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पर एक के बाद एक मंगोल आक्रमण हुए, और मंगोल आक्रमणों से बचने के कारण ही इसने अपनी राजधानी को चेंज किया और सीरी के किले का निर्माण किया। सीरी के किले का निर्माण करने के बाद ही इसने यहाँ पर हौज खास का भी निर्माण कराया। तो याद रखेंगे, हौज खास का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लाल महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं कराया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई? देखिए, इल्तुतमिश की यदि हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश की तो मृत्यु युद्ध के दौरान नहीं होती है। 1236 ईस्वी में अचानक से इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। यदि हम बलबन की बात करें तो बलबन की मृत्यु भी युद्ध के दौरान नहीं होती है। अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी, देखो हमें मालूम है कि 1526 ईस्वी में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर तुगलमा पद्धति को अपनाता है और बाबर इब्राहिम लोदी का वध कर देता है। देखो, हालांकि बाबर को मालूम नहीं था कि उसे भारतीयों के द्वारा सपोर्ट मिलेगा या नहीं, और बाबर की कोई इच्छा भी नहीं थी कि वो भारत पर अटैक करे, लेकिन उसको भारतीयों के द्वारा ही जब आमंत्रित किया गया तो उसने भारतीयों की मदद से भारत पर अटैक कर दिया और इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का अंत कर दिया। और 1526 ईस्वी में क्या कर दिया? 21 अप्रैल, ये याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर भारत के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है और 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की नींव रख देता है। और पानीपत में जब यह युद्ध जीतता है तो पानीपत में इसमें हम देखते हैं कि इसने काबुली मस्जिद और काबुली बाग का भी निर्माण कराया। किसने? बाबर ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भूमि मापने की गजे सिकंदरी का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूमि मापने की इकाई जो थी गजे सिकंदरी, इसका प्रचलन किस शासक ने कराया था? तो याद रखेंगे, इसका प्रचलन किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने। किसने कराया था? गजे सिकंदरी भूमि मापने की एक यूनिट थी जिसका नाम क्या था? गजे सिकंदरी। किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखेंगे कि सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि किताब उल हिंद जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है। तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है इसको अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है, और यही अलबरूनी किसके साथ भारत आया था ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह किसके साथ भारत आया था। तो हम याद करेंगे, जब महमूद गजनवी भारत आता है तो महमूद गजनवी के साथ ही उतबी, अलबरूनी और फिरदौसी ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे जो भारत में एंट्री मारते हैं। और अलबरूनी ही एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। और यह महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था? यह एक अरबी व्यक्ति था, और यह जो है अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? यह अरब का रहने वाला था, और इसने यह जो पुस्तक लिखी थी कौन सी लैंग्वेज में? अरबी लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अलबरूनी ही एकमात्र पहला वो मुस्लिम शासक है जिसने भारतीय पुराणों का अध्ययन किस में किया था? अरबी भाषा में किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? हालांकि हम देखते हैं कि गुलाम वंश की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाता है। हम देखते हैं कि 1200, यदि हम देखें कि 1210 ईस्वी में क्या हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद एक युद्ध होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, जो हम बोलते हैं जूड का युद्ध। और जूड के युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है, और इल्तुतमिश भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव रखता है और भारत का पहला सुल्तान कहलाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा? तो याद रखेंगे, सबसे लंबा शासनकाल की यदि हम बात करें तो बहलोल लोदी 1451 से लेकर यदि हम देखें तो 1489 तक यह रूल करता है। कौन? बहलोल लोधी। ठीक है, तो याद रखेंगे
बहलोल लोदी। अच्छा, ये बहलोल लोदी आता कब है, ये भी हमें याद रखना है कि बहलोल लोदी जब सैयद वंश का अंत होता है भारत के अंदर, तो सैयद वंश के अंत के बाद ही भारत में लोदी वंश की स्थापना होती है, और बहलोल लोदी ही लोदी वंश का पहला शासक था। दूसरी चीज़ है कि ये जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी ने ही भारत में क्या चलाए थे, बहलोली सिक्के चलाए थे। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा है, तो बहलोल लोदी का रहा है। यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर और 1351 तक रूल करता है। अलाउद्दीन खिलजी की यदि मैं बात करूं, तो 1296 से लेकर और 1317 तक रूल करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगानों मुसलमानों के द्वारा स्थापित किया गया था, तो लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला सबसे पहला अफगानी वंश था। और जैसे ही मुगल वंश आएगा, और मुगल वंश के बाद हम देखेंगे कि भारत में एक वंश और आएगा सूरवंश, और यह सूरवंश जो होगा भारत में शासन करने वाला दूसरा अफगानी वंश होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अरबी सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे, तो दिल्ली में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया। देखो, उत्तर भारत में निर्मित होने वाली सबसे पहली मस्जिद है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा निर्माण किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, यह है दिल्ली में स्थित है, दिल्ली। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। इसी को ही हम किसके नाम से जानते हैं, लाख बख्श के नाम से जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि मैं बात करूं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐबक का क्या अर्थ होता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इसमें ऐबक का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये ऐबक का क्या अर्थ होता है, उत्तर प्रदेश राज्य आरओ के पेपर में पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का क्या अर्थ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी और उत्तर भारत में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली के अंदर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंदर स्थापित होने वाली सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो भारत के अंदर सबसे पहली जो स्थापित होने वाली, जो केरल राज्य में आज भी अपनी विचारधाराओं के लिए जानी जाती है, इसका नाम क्या है, चेरामन पेरुमल। चेरामन पेरुमल भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली मस्जिद है। तो देखो बच्चों, ये थे हमारे, हम अभी 20 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन इसके बाद हमारी कोशिश यही रहेगी कि इससे भी अच्छा कंटेंट हम लेकर आएंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करना। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनसे पहले पहले आपको हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट की जो है वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो ठीक है, थैंक यू।